तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमे कैरेक्टर्स हु सफर्ड द मोस्ट। इफ यू थिंक योर डिप्रेशन इज टू मच तो बस तुम ये वाली वीडियो देखो। अपना डिप्रेशन तो तुम यूं भूल जाओगे। इमेजिन जब जिंदगी में हर तरफ से बजरी होती है तो कैसा लगता होगा। इमेजिन तुम पैदा ही होते हो बिना किसी हाथ, नाक और कोई भी ऑर्गन्स के, तो वो जिंदगी कैसी लगेगी तुम्हें। इमेजिन तुम्हारे पास एक ऐसा कर्ज है जैसे तुम अपने चाहने वालों को भी मारोगे या फिर कई हजार सालों तक अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने ही बार बार मरते हुए देखना। दिस इज वर्स देन ब्रेकअप। तो बस ऐसे ही कुछ दर्द और सफरिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जिनका भी दिल टूटा हुआ है या फिर जो भी डिप्रेशन से भरा हुआ है, कम उससे भी बुरा कुछ दिखाता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले दी ओजी बंदे से चालू करते हैं, गट्स। इससे शुरुआत नहीं करे तो कैसे करें। सो अगर तुम्हें नहीं पता है तो गट्स इज द मेन कैरेक्टर ऑफ बजर और इसने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ सफर ही किया है। सफर वाला सफर भी और सफर भी। तो गट्स पैदा भी एक बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ था। सारे इसके विलेजर्स और इसकी माँ पेड़ पर टंगे हुए थे और ये सिर्फ अकेला नीचे पड़ा हुआ था जिंदा। अब वहां पर कुछ मर्सिनरीज आते हैं जिसमें से एक औरत उसे अपने साथ ले जाती है और ऐसा भी कहा जा रहा था कि ये एक शापित बच्चा है क्योंकि इसे ऐसी जगह से उठाया जा रहा है। और शायद इसकी जो शापित वाली बात थी वो सच थी क्योंकि जब ये 3 साल का होता है तभी जो उसकी फॉस्टर मदर थी वो मर जाती है। जिसके बाद मर्सिनरी का लीडर जो गाम्बिनो था, गट्स उसे अपने फादर फिगर जैसा ही मानता था और छोटे से ही उसने अपना लड़ना वड़ना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ तक कि 9 साल की उम्र में वो बैटल में भी जाने लगा था। लेकिन फिर जो गाम्बिनो था जिसे वो इतना मानता था, उसने कुछ चंद पैसों के लिए गट्स को एक रात के लिए एक आदमी को बेच दिया और फिर दोनों बहन के हाथों गट्स का हो जाता है 9 साल की उम्र में। सोच रहे उस वक्त कैसी मेंटल हेल्थ की हालत हुई होगी उसकी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब गट्स 11 साल का था तब कुछ कंडीशन खराब हो गई थी और एक दिन गाम्बिनो उसके कमरे में उसे मारने के लिए आता है और अपने सेल्फ डिफेंस में गलती से गट्स उसे मार देता है। फिर उसे वहां से अपना बेड छोड़कर भागना पड़ता है और 14 साल की उम्र में इसे ग्रिफिथ मिलता है। जिसके बाद वो काफी अच्छे दोस्त बनाता है 4-5 साल और उनके साथ रहता है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि गट्स का श्राप खत्म हो गया तो तुम गलत हो। फिर हम देखते हैं कि जब गट्स पहली बार अपने बारे में सोच कर एक डिसीजन लेता है तो उससे ग्रिफिथ पर काफी इफेक्ट होता है और गट्स के इस डिसीजन से ग्रिफिथ का पूरा करियर जो भी था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके इस डिसीजन से उसे इतना बुरा लगता है कि एक्लिप्स के टाइम पर वो उसकी आंखों के सामने सारे के सारे उसके बैंड के मेंबर्स को मार देता है जो कि उसकी फैमिली जैसे थे। उसकी आंखों के सामने उसके प्यार कैस्का को डिस्ट्रॉय करता है और वो सब देखने पर उसे मजबूर भी करता है। अब ये सब होने के बाद गट्स बच तो जाता है लेकिन श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद जो कैस्का थी उसका प्यार, उसकी मेंटल हेल्थ पे इतना फर्क पड़ता है कि उसकी याददाश्त वगैरह सब चले जाता है और अब गट्स बिल्कुल अकेला था। कोई भी होता तो यहाँ टूट जाता लेकिन गट्स फिर भी खड़ा होता है और अभी भी उसकी जिंदगी कोई बहुत अच्छी नहीं है। उसके ब्रांड ऑफ सेक्रीफाइस होने की वजह से उसको हर रात डीमन से लड़ना पड़ता है जो कि कभी भी उसे जान से मार सकते हैं। समझ रहे हो ना? ना तो वो सही से खा पा रहा है ना सो पा रहा है और जो उसका गोल है ग्रिफिथ और गॉड हैंड को हराने का वो भी एकदम इम्पॉसिबल है। मतलब समझ रहे हो ना कि एक चींटी चाहती है वो एक हाथी को उठा दे, इतना इम्पॉसिबल। और अभी तक उसकी जिंदगी में एक भी ऐसा पल नहीं आया जहां वो खुश भी हुआ हो। लेकिन उसके बाद भी वो बिना हारे चलता जा रहा था। लेकिन अभी लेटेस्ट चैप्टर में हमें दिखाया है कि वो काफी डिप्रेस्ड हो चुका है और होता भी क्यों ना, फिर से ग्रिफिथ कैस्का को ले गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया एंड द सफरिंग स्टिल गोज ऑन। साकी योशिदा। तो अगर तुम्हें देख रहा है कि पूरी जिंदगी फक कैसे हो जाती है तो तुम वो साकी की जिंदगी में देख सकते हो। साकी योशिदा इज द मेन कैरेक्टर ऑफ मांगा मेटामॉर्फोसिस। अब साकी एक नॉर्मल लड़की थी स्कूल जाने वाली एंड उसके इतने भी दोस्त वगैरह नहीं थे। लेकिन जब वो एक दिन थोड़ा मेकअप वेकअप करके थोड़ा अट्रैक्टिव बनकर स्कूल जाती है तो उसे एक लड़का अप्रोच करता है एंड देन वो दोनों घूमने जाते हैं और वो जो बंदा था वो उसे देखकर उसका फायदा उठाता है और ऐसे ही वो अप्रोच कर रहा था उसके साथ। अब जो साकी थी वो एक दलदल में फंस गई थी। वो जितना अंदर इसके अंदर घुसती जा रही थी उतना ही उसका बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। अब ये तो बुरा ही था लेकिन फिर हम देखते हैं जो घर में उसका बाप था वो भी एक दिन आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और जब वो मना कर देती है तो उसका बाप उसकी माँ को झूठ बोलता है कि साकी ही उसके साथ जबरदस्ती कर रही थी और फिर गुस्से में उसकी माँ उसे घर से निकाल देती है। इसके बाद अभी उसके पास कहीं जाने को नहीं था इसलिए फिर उसे उसी लड़की के पास जाना पड़ता है और अब वो उसकी मजबूरी का और फायदा उठाता है एंड उसे वो खुद तो यूज करता है
उसके अलावा दूसरों से भी उसे यूज करवा के पैसा बनाता है। अब कुछ टाइम बाद ये सब करके उसका पूरा का पूरा हुलिया ही बदल जाता है, बाल बाल कलर हो जाते हैं, टैटूज वगैरह भी बन जाते हैं, यहाँ तक कि वो भी रेगुलर ले रही थी। तो तुम समझ ही गए कि वो अब कैसी लड़की बन चुकी है। ये समझो कि अब वो दलदल के अंदर पूरा डूब चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि वो जो लड़का था वो उसका पूरा यूज करके अपने घर से भी बाहर निकाल देता है। फिर ये रोड पर भटकती है एंड देन सरवाइव करने के लिए फिर ये कुछ भी करती, कुछ भी का मतलब। एंड उसके बाद फिर ये तक हो जाती है। फिर वो एक दिन सोचती भी है कि वो इस बच्चे को पालेगी एंड देन फिर वो एक दिन अपनी शक्ल देखती है शीशे में और फिर उसे रिग्रेट होता है कि वो कहाँ वो थी और अब वो कहाँ आ गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो काफी बुरी स्टेज में थी, लेकिन उसके अंदर इसकी चुल मची हुई थी एंड देन वो एक इंजेक्शन लगा लेती है जिसके ओवरडोज से वो मर जाती है। याकीमारू। सोचो तुम पैदा होते हो बिना हाथ, पैर, नाक, कान और कई सारे ऑर्गन्स के। अभी तुम जिंदा तो हो पर एक तरीके से नहीं भी हो। और ये सब हुआ था हमारे याकीमुरा के साथ। ही इज द मेन कैरेक्टर फ्रॉम डोरोरो एनिमे। अब इसके साथ क्या होता है कि जो इसका बाप था उसके विलेज में काफी प्रॉब्लम्स आ रखी थी और उन्हें सॉल्व करने के लिए वो 12 डीमन से मदद मांगता है, जिसके बदले में वो डीमंस उसके पैदा होने वाले बच्चे के हाथ, पैर, नाक और सारे के सारे जो भी मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो ले लेते हैं। अब उसके बाद उसे लगता है कि अब तो ये खत्म हो गया, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। लेकिन फिर एक आदमी को वो मिलता है और उसकी सांसें चल रही थी। उसके बाद वो उसे पालता है और उसके नकली हाथ, पैर, मुंह लगाता है ताकि वो एक इंसान की तरह दिखे। और अब ये जर्नी पर निकलता है उन 12 डीमंस को मारकर अपने बाकी के बॉडी पार्ट्स वापस लेने के लिए। पर एक बार तुम खुद सोचो यार, मतलब उसके पास कोई भी बॉडी पार्ट नहीं है लेकिन स्टिल वो जी रहा है, उसके अंदर वो आग है। और तुम लोग छोटे मोटे डिप्रेशन से हार मान लेते हो। बी लाइक याकीमारू, उसके पास कुछ नहीं था तब भी वो जी रहा था। मेलियोदास। सोचो 3000 साल में अपने प्यार को कई बार मरते हुए देखना अपनी आंखों के सामने। तो ये होता है हमारे मेलियोदास के साथ। ही इज द मेन कैरेक्टर फ्रॉम 7 डेडली सिंस। तो जब तुमने इसे एनिमे में देखा होगा तो वो तुम्हें इतना ज्यादा सीरियस नहीं लगता होगा, लेकिन जो उसका पास्ट है वो काफी खतरनाक है। क्या होता है कि जो उसका बाप होता है वो एक डीमन किंग था और दूसरी तरफ जो एक लड़की थी एलिजाबेथ, जो कि सुप्रीम डीटी की बेटी थी। सुप्रीम डीटी भी डीमन किंग के जितने ही ताकतवर है, बस फर्क ये है कि डीमन किंग रूलर है डीमन क्लैन का, सुप्रीम डीटी रूलर्स है गॉडेस क्लैन की। और इन दोनों के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ आ रहा था काफी सालों से। अब क्या होता है कि जो ये डीमन किंग का बेटा मेलियोदास होता है उसे सुप्रीम डीटी की एलिजाबेथ से प्यार हो जाता है और जब इसका पता इनके क्लैंस को लगता है तो वो इन्हें श्राप दे देते हैं। मेलियोदास का कर्ज था कि वो कभी नहीं मरेगा और एलिजाबेथ का कर्ज था कि वो भी मरेगी बट बार बार दूसरा जन्म लेगी और उसे पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रहेगा। और बस फिर इन 3000 सालों से मेलियोदास जिंदा है। वो जाता है, एलिजाबेथ को खोजता है, उससे प्यार करता है, देन फिर वो मरती है एंड फिर से पैदा होती है। दोबारा मेलियोदास उससे प्यार करता है और वो फिर से मरती है और बस ऐसे ही ये साइकिल चली जा रही थी। और अभी वो करंटली अपने प्यार को 107 बार मरते हुए देख चुका है। सो इट्स अ ट्रेजिक साइकिल ऑफ कर्सेस एंड रीइंकार्नेशन। अग्नि। जब हम जलते हैं तो दर्द होता है, लेकिन एक ऐसा बंदा जो हमेशा ही जलता रहता है और ये दर्द सहता रहता है। तो अग्नि हमारा फायर पंच का मेन कैरेक्टर है एंड मैंने ये मांगा पूरी एक्सप्लेन करी है, सेकंड चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो सो अग्नि का कहता है कि इनकी दुनिया में हर जगह ठंड फैल जाती है और इनकी दुनिया के लोगों के पास पावर्स भी थी, जैसे कि हमारे अग्नि के पास थी रीजनरेशन पावर। अब क्या है कि ये अपने बहन के साथ विलेज में रहता है एंड तभी एक दिन वहाँ गवर्नमेंट का एक बंदा आता है और इनके पूरे विलेज को आग से जला देता है। और उसकी आग में ना एक स्पेशल बात थी कि वो जब तक नहीं बुझती है जब तक वो किसी को पूरा जलाकर राख न कर दे। अब बाकी सब तो मरते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी बहन को भी अपने आंखों के सामने मरते देखता है, लेकिन जो अग्नि था उस पर थी रीजनरेशन पावर। तो वो जल रहा था और फिर ठीक हो रहा था, फिर जल रहा था, फिर ठीक हो रहा था। उस पर ऑप्शन था अपनी रीजनरेशन पावर बंद करके जलकर मर जाए, लेकिन उसे रिवेंज लेना था और इसीलिए वो अपने आप को बुझाता नहीं है और धीमे धीमे इस स्टेट को हैबिचुअल बनाने की कोशिश करता है। फिर वो धीमे धीमे इसमें चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है और ये करते हुए उसे 4 साल लग जाते हैं। और पूरे के पूरे शो में वो हर वक्त जल रहा है। तुम खुद सोचो, वो ना तो कुछ खा सकता है, ना सो सकता है और ना ही उसे कोई छू भी सकता है। और उससे भी बड़ी बात, उसकी बॉडी हर वक्त जलती रहती है जिसका दर्द भी उसे कंटिन्यूस होता रहता है। ज़ेरेफ ड्रैगनील। सोचो तुम जिस भी चीज से प्यार करते हो वो खत्म हो जाए तो कुछ ऐसा ही होता है
ज़ेरफ ड्रैगनील के साथ, जो कि फेरी टेल का एक मेजर कैरेक्टर है। अब क्या होता है कि ज़ेरफ और नात्सु ना भाई थे, और नात्सु को दोबारा जिंदा करने के लिए ज़ेरफ एक मैजिक का यूज करता है, जिसके बाद जो इनका गॉड था एंगशरम, वो उसे श्राप दे देता है जिससे उसे इमोर्टलिटी तो मिल जाती है, लेकिन इस कर्स से जो भी उसके लव्ड वंस होंगे वो जाएंगे। अब इसीलिए जिस भाई और परिवार को सेव करने के लिए उसे उन सबसे दूर जाकर कहीं आइसोलेट होकर रहना पड़ता है, वो भी अकेले, क्योंकि अगर इसने दोस्त बनाए या ये किसी से भी अटैच या कनेक्ट हुआ तो इसका कर्स काम करेगा और वो मर जाएगा। और ऐसे ही कम से कम ये 400 साल बीतता है। यमीर फ्रिट्स। यमीर को तो तुम सब जानते ही होगे, अटैक ऑन टाइटन की एक मेजर कैरेक्टर है। वो पहले एक सीधी सादी बच्ची थी, लेकिन फिर किंग फ्रिट्स के लोगों ने उसके गांव पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो उनकी स्लेव बन गई। फिर उस पर एक झूठा इल्जाम लगाकर उसे मृत्युदंड भी दिया गया, लेकिन उसी सिचुएशन में उसके साथ एक ट्रेजेडी होती है और उसे टाइटन की पावर मिल जाती है। उसके बाद भी वो किंग फ्रिट्स की स्लेवरी से आजाद नहीं होती, वो उसे शादी कर लेता और उसके बाद वो उसे प्यार करने लगती है और फिर वो उसके प्यार की स्लेव बन जाती है। एंड देन फिर वो उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देती है। एंड देन आगे 2000 सालों तक उसके आने वाली पता नहीं कितनी पुश्तों की वो एक स्लेव बनकर सेवा करती है। 2000 साल एक स्लेव की जिंदगी, कैन यू इमेजिन इट? रियो। रियो इज द मेन एंटेगनिस्ट इन द डेविलमैन सीरीज, एंड इसकी स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि एक एंजल था जिसका नाम था सेतन, और उसके फादर यानी गॉड को वो एक दिन चैलेंज करता है, जिसके बाद उसे हेवन से बाहर निकाल दिया जाता है और वो एक फॉलन एंजल बन जाता है। एंड फिर ये धरती पर आ जाता है, इसका दोबारा जन्म होता है। ये अपनी सारी की सारी याददाश्त भूल चुका था, अब ये रियो के नाम से यहाँ रहता है। उसके बाद इसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त बनता है जिसका नाम था अकीरा, जो कि बाद में जाके एक डेविल बन जाता है, लेकिन उसका दिल अभी भी इंसानों की तरह ही था। अब रियो को जब पता चलता है कि वो सेतन है तो वो अर्थ पर लड़ाई करवा देता है और डेविल्स के साथ मिलकर अपने से कमजोर इंसानों को मार देता है और पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर देता है। यहाँ तक कि अपने मकसद के लिए वो अपने दोस्त अकीरा तक को मार देता है। एंड अब जाकर रियो के अंदर फीलिंग्स जागरूक होती है और उसे रियलाइज होता है कि उसने इन कमजोर इंसानों को मार दिया सिर्फ डेविल्स के हक के लिए, और यही तो गॉड्स कर रहे थे। जिस चीज के लिए उसने गॉड से लड़ाई की थी वही चीज उसने खुद कर दी, और दूसरा उसने अपने दोस्त, अपने प्यार अकीरा तक को मार दिया। एंड देन फिर वो रिग्रेट करके कूट कूट के रोता है। देन फिर वहां गॉड्स आते हैं, अर्थ को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड देन फिर वो एक दूसरी अर्थ बनाते हैं जहाँ सारे लोग दोबारा वापस आएंगे। सेतन दोबारा रियो बनकर अर्थ पर पैदा होगा, फिर से दुनिया को खत्म करेगा, अपने प्यार अकीरा को फिर से अपने सामने मरते हुए देखेगा, और ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा, यानी कि एंडलेस सफरिंग। तो मैंने तुम्हें सारे के सारे कैरेक्टर्स के पेन और सफरिंग दिखा दिए। अब तुम डिसाइड करो किसे सबसे ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, और अगर तुम्हें चूज करना पड़े इनमें से किसी को तो तुम किस कैरेक्टर का दर्द झेल सकते हो, कमेंट करना। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो ये दोनों भी आने वाली है, जल्दी क्लिक करके देखो। आज के लिए बस करते आरिगातो।